आज भी मैं मैडम साहिबा के दफ्तर में बैठी हुई थी जब दो औरतें मेरे दरवाजे पर आई। एक औरत का पेट बढ़ा हुआ था। हमारे क्लिनिक पर प्रेग्नेंट औरत ही आती हैं। मैं उसे देखकर खड़ी हो गई थी क्योंकि उसके साथ मौजूद औरत मेरी जानने वाली थी। मैं उसे काफ़ी टाइम से जानती थी। मैंने पहले भी उसके साथ काफ़ी टाइम रही थी। ये हमारी किराएदार हुआ करती थी। इस औरत ने अपने बेटे को बहुत ही मुश्किल हालात में पाला था और मैं उस मॉडर्न लड़की के साथ उसे देखकर हैरत में पड़ गई थी, जो कि किसी भी तरह से वह लड़की उसकी बेटी नहीं लगती थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराई और वह मेरे पास आई और उसने मुझसे पूछा, दीदी तुम्हारी डॉक्टर कहाँ पर है? तुम तो शक्ल से ही दाई लगती हो। उसने तो आते ही मेरी बेइज्जती कर दी और मैंने उससे कहा कि डॉक्टर साहिबा अपने कमरे में है, वह किसी दूसरे मरीज को चेक कर रही है। थोड़ी देर बाद आप उनके पास जा सकती हैं। उसने मेरी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा ने मरीज को अंदर बुलाया तो उसके साथ उसकी सास यानी कि मेरी सहेली भी अंदर आने लगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा होने लगा था कि ये मॉडर्न सी लड़की इस औरत की बहू है। लेकिन जैसे ही अंदर जाने लगी, लड़की ने पलटकर मुझे एक अजीब सी बात कही। बोली कि बीबी ये मेरी नौकरानी है, इसे अपने पास रखो, मैं थोड़ी देर बाद बाहर आऊँगी तो मैं घर चली जाऊँगी। उसने अपनी सास को मेरे सामने नौकरानी बोल दिया था। उस मॉडर्न लड़की के अंदर जाने के बाद मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि मरियम ये आपकी बहू है या आप उसकी नौकरानी? उनकी आंखों में आंसू आने लगे। आंखों में आंसू भरे मुझसे कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों के घर में नौकरी करूंगी? मैं तो एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। बस हालात ने मुझे इस चक्की में लिखने पर मजबूर कर दिया है, वरना मैं कभी इस तरह कहलाने के लायक नहीं थी। और ये लड़की मेरी बहू है, लेकिन क्या करूँ, इतनी मॉडर्न है कि मैं इससे जाहिल और गंवार लगती हूँ। ये मेरी जान पहचान किसी अपने जानने वाले से नहीं कराती। इसे लगता है कि मैं उसका सर नीचे कर दूंगी, क्योंकि मैं इसी तरह मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती हूँ। इंसान को अपनी उम्र का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं उनकी तरह मॉडर्न कपड़े नहीं पहन सकती हूँ। मैं अब इस उम्र में नहीं हूँ कि ऐसे छोटे से कपड़े पहना करूँ। ना ही मुझे इंग्लिश आती है और इसी वजह से मेरी बहू जब भी मुझे अपने साथ लेकर जाती है तो लोगों को यही कहती है कि ये मेरी काम वाली है, नौकरानी है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मुझे अपने बेटे की परवाह ना हो तो मानो मैं इस लड़की को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा दिल भी नहीं मानता है कि मैं ऐसे किसी लड़की के साथ हूँ जो मुझे अपना समझती नहीं है। सास का दर्जा तो माँ की जगह पर होता है, लेकिन ये लड़की तो मुझे कुछ समझती ही नहीं। उसकी नज़र में मैं दुनिया की सबसे घटिया औरत हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। तुम फिक्र मत करो, परेशान होने से कोई भी मसला ख़त्म नहीं होता है। तुम उसे आहिस्ता आहिस्ता समझाओ, समझ जाएगी। मैं क्या समझाऊं? जब मेरे बेटे ने ही मोहब्बत की शादी कर ली तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कितनी भी कोशिश करूं वह बेकार ही जाएगी। जिस बेटे को मैंने नाज नखरे से तुम्हारे सामने पाला था, उसी बेटे ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। अभी हम यही बातें कर रहे थे कि वह लड़की क्लिनिक से बाहर आ गई। कमरे से बाहर आई तो उसके तेवर बड़े अजीब से थे। चलो जल्दी चलो, अभी घर में खाना भी बनना है। तुम तो जहाँ पर बैठती हो वहीं बातें करने लग जाती हो। उसने अपनी सास से बहुत ही बदतमीजी से कहा था। मेरा तो अपनी सहेली को ऐसे देखकर दिल दुख गया था। मैंने उसकी बहू से कहा कि मेरे पास आओ, बैठो, मैं किसी डॉक्टरी मामले में बात करूंगी। लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आई, मैंने उसे सलाम दुआ से बात कहा कि मैं इस औरत को जानती हूँ। ये हमारे साथ किराएदार के तौर पर रही है। अब तो हम अलग जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उसके सारे हालात से वाकिफ़ हूँ। इसकी जवानी मेरे साथ ही गुजरी है। बेटी, मुझे पता है इसने अपने बेटे को कितने ज़्यादा मुश्किल से पढ़ाया है। पढ़ा लिखा कर जब माँ अपने बेटे की शादी करती है, सास की यही ख्वाहिश होती है कि बहू खिदमत करे। लेकिन तुम अपनी सास को नौकरानी कह रही हो, बहुत गलत बात है। अगर तुम्हें सास की बद्दुआ लगी तो तुम कहीं की नहीं रहोगी, ना ही दुनिया की, ना ही ऊपर वाले के यहाँ की। तुम्हें इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूर औरत है। इसका पति भी नहीं है। इसका आखिरी सहारा इसका बेटा है। मेरी बात सुनकर लड़की गुस्से से कहने लगी, बेबी तुम अपनी काम से काम नहीं रखती हो। अगर तुमने आने वाले मरीजों के साथ ऐसे ही पर्सनल मामले में बातचीत करनी होती है तो तुम उनके घर ही चले जाया करो। अगर मैंने तुम्हारी शिकायत लगा दी तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मैं यहाँ पैसा देकर अपना इलाज कराने के लिए आई हूँ, तुम्हारी बकवास बातें सुनने के लिए नहीं। मैं तो हैरान थी कि मरियम की बहू कितनी बदतमीज़ थी, लेकिन मरियम की आंखों में भी आंसू थे। मैंने उसे कुछ नहीं कहा कि जब उसके घर जाऊंगी तो अच्छे से बात कर लेंगे। उसी शाम जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि मरियम सामान खरीदने के लिए बाहर निकली हुई थी। उसके हाथ में टमाटर की थैली थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं उसकी तरफ गई तो वह भी मेरी तरफ आई। कहने लगी कि मैं तो इसी कॉलोनी में रहती हूँ,
मैंने कहा मेरा घर भी यहीं पर है। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। उसने मुझे अपने घर आने के लिए कहा। वह बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। मैंने कहा कि मैं ज़रूर तुम्हारे घर पर आऊँगी। जब तुम्हारा पोता इस दुनिया में घर पर आ जाएगा तब मिठाई लेकर आऊँगी। तो वह कहने लगी कि मेरा पोता कल परसों में ही आने वाला है। मेरी बहू का आखिरी दिन चल रहे हैं। डॉक्टर की मदद से ही होगा। उसे तो किसी दाई वगैरह पर कोई भरोसा ही नहीं है। यकीन मानो मुझे तुम पर डॉक्टर से भी ज़्यादा भरोसा है। उसकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। डॉक्टर जाहिदा बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। उसका तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन वह अक्सर मरीजों को दवाइयाँ देती थी। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन आजकल के लोगों को दाई से ज़्यादा डॉक्टर पर भरोसा होता है। इसलिए मैंने मरियम से यही कहा कि तुम अपने डॉक्टर जाहिदा के पास लेकर जाना। और क्योंकि वह उससे अपॉइंटमेंट लेकर जा चुकी है, अब हम बातें कर ही रहे थे कि मरियम अपने घर चली गई। अगली सुबह उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो बहुत ज़्यादा जल्दी भी लग रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसके हाथ पाँव फूले हुए थे। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, तो उसने मुझे बताया कि मेरी बहू का आखिरी वक्त आ गया है। मेरे घर चलो जल्दी। चलो मेरी बहू को अस्पताल लेकर जाओ। मेरा बेटा दफ्तर चला गया है। हमें नहीं पता था कि टाइम इतनी जल्दी आ जाएगा, वरना मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेती। कि मेरी बहू तो मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताती है, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तुम खुदा के वास्ते मेरे साथ चलो, वरना वह मर जाएगी। दर्द से चिल्ला रही है। मैं उसकी बातें सुनकर उसके साथ जल्दी जल्दी चल गई थी। मैं सब कुछ भूल गई थी। मुझे उस लड़की का पुराना रवैया भी याद नहीं रहा, और अगर मुझे याद भी रहता तो तब भी मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करती। जैसे ही मैं अपनी सहेली के घर पर गई, मैंने उसकी बहू को एक गाड़ी में बिठाया और हम अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। मरियम की बहू जिद करने लगी कि मुझे डॉक्टर जाहिदा के पास ही जाना है, इसलिए हम प्राइवेट क्लिनिक में आ गए। हालांकि मेरे ख्याल में ऐसे बड़े केस में किसी बड़े अस्पताल में जाना चाहिए। बहरहाल मरियम की बहू की ख्वाहिश में उसे क्लिनिक लेकर आ गई थी। डॉक्टर जाहिदा क्लिनिक में मौजूद थी। उसने लड़की को दवा दे दी दर्द की, जिसे खाकर उसे कुछ होश आया और वह बातचीत करने के काबिल हो गई थी। लड़की ने फ़ौरन से अपना फ़ोन मांगा और अपनी माँ को फ़ोन करने लगी। अपनी माँ को लगातार कॉल करने लगी थी। जैसे ही उसकी माँ ने कॉल उठाई, अपनी माँ से भी ऊँची आवाज़ में बात करने लगी। आप कहाँ पर हैं? मैं कितनी देर से आपको कॉल कर रही हूँ। जल्दी से डॉक्टर जाहिदा के पास आ जाओ, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। उसने यही कहकर अपना फ़ोन बंद कर दिया। डॉक्टर साहिबा ऑपरेशन की तैयारी करने लगी। 10 घंटे गुजरे थे और जाहिदा की क्लिनिक के बाहर ही थी। अब उसकी बहू की माँ आ गई थी, जो बहुत ही मोटी ताज़ी औरत थी, जिसकी उम्र 30 साल भी नहीं लगती थी, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत सजा संवार रखा था और जवान नज़र आ रही थी। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। वह लटकती मटकती अंदर आ गई और अपनी बेटी के कमरे में फ़ौरन चली गई, और साथ ही अपनी बेटी की सास को बहुत ही नफरत से देखते हुए कहा कि आप बाहर रुको, मैं सब कुछ देख लूँगी। वह सास को बाहर छोड़कर अंदर चली गई थी। मैंने पीछे मरियम से कहा कि तुम कैसी बहू लेकर आई हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बेटे ने पसंद की शादी की है। उसने ये लड़की अपने ऑफिस से पसंद की है। लड़की उम्र में भी मेरे बेटे से 5 साल बड़ी है, लेकिन अमीर है, मॉडर्न है। कि मेरा बेटा कहता है कि वह मोहब्बत में अपना घर भी छोड़ाएगा, इसलिए मैं उसकी कदर करता हूँ। लेकिन उसे इस बात की हरगिज़ परवाह नहीं थी कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या छोड़ा है। पूरी दुनिया ही छोड़ दी है। मेरा तो दिल करता है कि सचमुच ऊपर वाले के पास चली जाऊँ। मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। हर रात मैं अपने पति को याद करती हूँ। अगर मेरा पति जिंदा होता तो मैं अपने बेटे की मोहताज न रहती। मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा इतना बुरा निकलेगा। मरियम की आंखों में आंसू देखकर मुझे भी तरस आने लगा था। जो बहू अपनी सास की आंखों में आंसू लाए वह कभी भी खुश नहीं रह सकती। मैंने उसे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी थी, लेकिन वह अपनी बहू के लिए अभी बहुत ज़्यादा परेशान थी। कहने लगी कि इन सब से कुछ नहीं होगा। अब जो मैंने नसीब में लिखा है वही होगा। सारी ज़िंदगी इसी तरीके से गुजार दूंगी। पता नहीं कब यही अफसोस करते करते मैं ऊपर चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, मेरा ऊपर वाला मालिक है, आगे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने दुनिया में बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं, बस अब ऊपर वाले के घर जाकर आराम करूंगी। इतने में लेबर रूम में कार्यवाही शुरू हो गई थी। डॉक्टर साहिबा मरीज को ऑपरेशन करने शुरू हो गई थी, जबकि लड़की की माँ बड़ी बेचैनी से कमरे से बाहर आ गई और कहने लगी। आते ही उसने अपनी बेटी के साथ से बहुत ही गलत तरीके से अंदाज में कहा, दुआ करो मेरी बेटी का ऑपरेशन सही हो जाए, उसका बच्चा दुनिया में आ जाए, तो मुझसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं होगा। मेरी तो दुआ है
मरियम ने बहुत दुखी अंदाज में कहा था। थोड़ी देर के बाद औरत बेचैनी से लेबर रूम के अंदर दोबारा चली गई थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। जबकि डॉक्टर साहब बाहर आई तो उसका चेहरा भी खामोश था। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दोनों के चेहरे के देखने से पता नहीं चल रहा था कि जो बच्चा भी पैदा हुआ है वह कहाँ पर गया है। मैं इंतज़ार करते करते खुद कमरे में चली गई। लड़की की माँ ने सास को अंदर आने से रोक दिया। कहने लगी, यहीं पर रुक जाओ। मैं सफाई का बहाना कर कर अंदर चली गई थी, लेकिन मैंने देखा कि ना पैदा होने वाला बच्चा कहीं पर भी मौजूद नहीं था। डॉक्टर जाहिदा ने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी। लड़की की माँ खामोश सामने स्टूल पर बैठी हुई थी, जबकि लड़की का मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ? खुदा न खास्ता था बच्चे को। लड़की की माँ तो मुझ पर बरस पड़ी थी। तुम तो यहाँ पर सफाई करने के लिए आई थी। लगता है तुम मरियम के लिए इस कमरे की ताका झाकी करने के लिए आई हो, पता लगाने आई हो कि यहाँ पर क्या हुआ है। मैंने ये कहा कि मैं यहाँ पर सफाई करने के लिए आई हूँ। मुझे तुम माँ बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ अपने यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। मैंने उसको ये बातें सुनाकर बाहर आ गई थी। मरियम उनके आगे मजबूर होगी, लेकिन मैं नहीं थी। मैंने आकर मरियम से कहा कि वह लोग बच्चे के बारे में कोई बात नहीं कर रही हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा यहाँ पर आए और पूछे तो कुछ बता सकती है कि बच्चे को आखिर हुआ क्या है। मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है। मेरा उससे कोई राब्ता भी नहीं हो पा रहा था, और देखो उसकी बीवी ने भी उसे फ़ोन करके नहीं बुलाया, जबकि पति का इस वक्त पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कहा कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। रुको, मैं उसे फ़ोन करती हूँ, तुम मुझे उसका नंबर दो। मेरे पास तो नंबर नहीं, नंबर मेरी बहू को पता होगा। तो मरियम ने मुझसे कहा कि मेरी बहू से जाकर पूछ लो। मैं तो कमरे में चली गई, क्योंकि मुझे मरियम का बहुत ज़्यादा ख्याल था, और अपनी इज्जत से भी ज़्यादा मुझे मरियम की परवाह थी। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मैंने देखा कि लड़की ने अपना बच्चा गोद में छुपा रखा था। बस ऐसे देख रही थी जैसे कोई ख़जाना हो। लेकिन मैंने जब बात की तो उसने फ़ौरन अपने बच्चे को छुपा लिया और चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या बात है तुम्हें? तुम बार बार इस कमरे में क्यों आ रही हो? हमने इस कमरे का किराया दिया हुआ है। तुम्हारा कोई काम नहीं बनता है यहाँ पर आने का। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ, बाहर मरियम खड़ी है। वह अपने बेटे का नंबर तुमसे मंगा रही है। उसके बेटे का नंबर दे दो, मैं कॉल कर कर उसे बुलाना चाहती हूँ। तो उसने मुझे तेज़ी से चीखते हुए कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत है हमारे मामले में पड़ने की? हमसे दूर रहो और निकल जाओ उस कमरे से बाहर। ये लड़की अभी भी बाज नहीं आएगी। मुझे तुम्हारे पति का नंबर चाहिए। उसे अब यहाँ पर होना चाहिए। वह मेरा पति है। वह लड़की पट पट बोलती जा रही कि मुझे बोला आना होगा, मैं खुद बुला लूँगी। तुम्हें यहाँ पर बार बार आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे और परेशान मत करो। क्यों भाई, क्यों परेशान हो? हमें तो बताओ। हम यहाँ तुम्हारे मसले हल करने के लिए ही खड़े हैं। हमें बताओ। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी किसी की मदद ज़रूरत नहीं है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं हैरान थी कि इतनी बदतमीज़ लड़की है जिसको इस बात का एहसास नहीं था कि मैं यहाँ उसके लिए ही खड़ी थी। मैं चुपचाप बाहर आ गई थी और आकर मरियम को बताया था कि तुम्हारी बहू का तेवर बहुत ज़्यादा ख़राब है। पता नहीं उसे क्या परेशानी है, या खाने के लिए दौड़ रही है। शाम तक डिस्चार्ज होकर वहाँ से चली जाएगी। तुम्हारा बेटा भी घर पर आ जाएगा, तो फिर बाकी मामला देख लेना। चलो सही है, मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं समझती। ऊपर वाला करे अपने पति से सारे दुख दर्द बांटने और परेशानी भी कम हो। इतना कहकर मरियम तो अपने घर पर चली गई थी, लेकिन मैं ये सोचने लगी थी कि आखिर उस लड़की के बेटे में क्या मसला था जो वो हमसे छुपा रही थी। कम से कम अपनी सास को तो उसे बताना चाहिए था। मेरे पास डॉक्टर साहिबा का नंबर नहीं था, इसलिए उनसे मैं नहीं पूछ पाई, और मैं भी अपने घर पर आ गई थी। मैंने सोचा कि शाम में जाकर मैं उसके घर पर देख लूँगी, और शाम हुई तो मैंने सोचा कि मिठाई का डब्बा लेकर जाना ही मुनासिब होगा। आखिर उसके घर में खुशी की खबर आई है। मैंने पास की बेकरी से एक मिठाई का डब्बा लिया और मरियम के घर की तरफ चल पड़ी। मरियम के घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मरियम ने ऐसे दरवाज़ा खोला जैसे कि वे मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। शुक्र है तुम आ गए हो। मेरी बहू अभी तक अपने ही कमरे में है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। अरे कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ। मैं उसे कुछ तसल्ली दे दूँगी। अगर मेरी किसी मदद की ज़रूरत भी होगी तो मैं उसकी मदद करूँगी। इतना कहकर मैं अंदर आई। जैसे ही मैं उसके बहू के कमरे में दाखिल हुई तो उसने अपने बेटे को छुपा लिया था। लगता था कि वह अपने बेटे को सबसे छुपा रही हो, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही थी? वह अपने बेटे को क्यों हमसे छुपा रही थी? क्यों? अब तो उसने अपने बेटे को दिखा देना चाहिए था। बच्चे की पैदाइश को 1.25 घंटे गुजर चुके थे। इतने ही घर के दरवाजे पर दस्तक। मरियम ने दरवाज़ा खोला तो उसका बेटा घर पर आ गया था। मरियम
ने अपने बेटे का माथा चूमा, उसे देखकर खुशखबरी सुनाई। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था, कह रहा था कि मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया। मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। आपने तो कहा था कि हफ्ते के बाद तारीख आएगी। ये अचानक कैसे हो गया? ये सब क्या हुआ? वो अंदर आ गया। मैंने उसे मुबारकबाद दी। उसने मुझसे 2-3 बातें करी, करके बड़ा परेशान और उलझा हुआ लग रहा था और बोला, बीबी आप नाराज़ मत होना, लेकिन अभी मुझे अपनी बीवी के पास जाना है। मुझे क्यों नाराज़ होना है बेटा? ये तो तुम्हारी खुशी का दिन है। जाओ उसे मुबारकबाद दो और अपनी खुशियाँ मनाओ। बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, अगर तुम्हें बुरा न लगे। हाँ हाँ, आप भी मेरे साथ ही आ जाइए। क्यों नहीं? इतना कहकर मैं और वह दोनों कमरे में दाखिल हो गए। लेकिन उस लड़के की बीवी का मुंह किस तरह से बना हुआ था, जैसे कि उसने बच्चे को नहीं बल्कि किसी और जान को जन्म दिया हो। तुम लोग बार बार क्यों बच्चा देखने के लिए आ जाते हो? यहाँ से चले जाओ, ये मेरा बच्चा है। इसे मैंने 9 महीने अपने पेट में रखकर जन्म दिया है। मैं जिसे चाहूँगी उसे दिखाऊंगी और जिसे नहीं चाहूँगी उसे नहीं दिखाऊंगी। ये क्या बात हुई है? क्या हो गया है? तुम्हें खुशी का मौका है, दिखाओ मेरे बेटे का चेहरा, दिखाओ मुझे। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहा। ऐसा मत करो, मुझे मत तड़पाओ। इतना कहकर उसके पति ने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो उस लड़की ने उसके हाथ में भी छिड़क दिया और गुस्से से बोली, मैंने कहा ना कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, ये सिर्फ मेरा बेटा है। इतना कहकर उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में छुपा लिया, जबकि वह लड़का उसे देखने लगा। मरियम भी हैरान और परेशान थी। बेटी, हम अपने पोते को देख कर ही रहेंगे, तुम इसे हमसे नहीं छुपा सकती हो। मरियम भी आगे बढ़ी, लेकिन उस लड़की ने तो बड़ी ही बदतमीजी से उसका हाथ दोबारा पीछे कर दिया था। लेकिन अब दोनों माँ बेटे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लड़के ने किसी तरह से अपना बच्चा छीन लिया और उस पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे से भी रंग उड़ गया था, जबकि लड़की का चेहरा भी शर्म से झुका हुआ था। ए ऊपर वाले, मुझे माफ़ कर दे। इतना कहकर वह लड़का ज़मीन पर बैठ गया था, जबकि लड़की की आंखों से भी आंसू गिरने लगे थे। लगता था कि जैसे कि वह अपने आंसू को रोक कर बैठी थी। मरियम भी आगे बढ़ी, उसने भी बच्चे को देखा। सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। मैंने भी बच्चे को देखा तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे उस वक्त मरियम का चेहरा याद आ गया, जो कि बालों से भरा होता था। मरियम ने मुझे कल रात बताया था कि उसकी बहू हर वक्त उसे यही कहती है कि बुढ़िया, तुम्हारे मुंह पर तो दाढ़ी सी आ गई है। आपका तो मुंह बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है। आपके पूरे मुंह पर बाल बाल है। आप जैसे बदसूरत शक्ल को मैं और दादा घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और अब उसका क्या हुआ? उसके सामने आ गया था। उसके बच्चे के मुंह पर और पूरे जिस्म पर बाल बाल छाए हुए थे। वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक मंजर था, क्योंकि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा बदसूरत था। अब मेरे दोस्त की बहू चीखें मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि मेरा क्या हुआ, मेरे बच्चे के सामने आया है। आखिर मेरे बच्चे की क्या गलती थी? ऊपर वाले मुझे कुछ भी सज़ा दे, लेकिन मेरे बच्चे को बिल्कुल सही कर दे। वह रोती रही, चिल्लाती रही। मेरी दोस्त को उस पर तरस आ गया। वह अपनी बहू के पास गई और कहने लगी, तुम टेंशन मत लो, हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही मेरी दोस्त की बहू उसके पैरों में गिर गई और कहने लगी, माँ मुझे माफ़ कर दो। उसके मुंह से पहली बार माँ सुनकर मेरी दोस्त की आंखों में आंसू आ गए और वे एक दूसरे के गले मिल गई। और फिर अगले ही दिन वह अपने पोते और अपने बेटे को लेकर अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि मुश्किल तो बहुत है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही 3-4 साल बीत गए और वह लड़का धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके जिस्म के बाल गायब होने लगे। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान को अपने कर्मों का फल इसी दुनिया में यहीं पर भुगतना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करे और फल की चिंता ना करे। धन्यवाद दोस्तों।